हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। विंग जो कि वांग जी के ऊपर था और वांग जी जो कि उसे पैशनेटली किस कर रहा था। वो किस बहुत ही ज़्यादा हंग्री था। वांग जी जो कि उस किस में अपना सारा प्यार दिखाना चाहता था और वो इस किस को और डीप एंड डीपर कर रहा था। विंग जो कि उस किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग ने आज तक वांग जी किसी भी किस का रिस्पॉन्स नहीं दिया था और वांग जी की इसको इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। वांग जी विंग से थोड़ा अलग होता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कुछ और कहता या अपने लिप्स को फिर से विंग के लिप्स पे रखता, उससे पहले ही विंग्स के हैंड्स वांग जी के लिप्स पे थे। वो अपने हैंड से वांग जी के लिप्स को कवर कर लेता है और गहरी सांसें लेते हुए उसके ईयर्स में जाके पूछता है, वांग जी, लैंसन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? जब वांग जी ये सुनता है तो कुछ पल के लिए बिल्कुल थम जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। विंग कहता है, मुझे जवाब दो लैंसन, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हें उस दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? बताओ, तुम्हारी माइंड में ऐसा क्या चल रहा है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग ने अब अपने हैंड्स को धीरे से वांग जी के हाथों से हटा दिया। वांग जी गहरी गहरी सांसें लेता है और अपने लेग्स को धीरे से विंग के वेस्ट से अलग कर लेता है और अपने दोनों लेग्स को बेड के साइड साइड में कर देता है। विंग अभी भी उसके ऊपर था। वांग जी के हैंड्स अब विंग के ऊपर से ढीले हो जाते हैं जो कि उसने इतने टाइटली विंग को पकड़ रखा था और अपनी ओर खींच रहा था। अब उसने उसको खींचना बंद कर दिया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अंकल अंकल, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मेरे हो। मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ, पूरी तरह से अपना चाहता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपको खो ना दूँ। मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ अंकल। जब वो ऐसा कहता है, विंग उसकी तरफ देखता है और उसके फेस पे उसके चीक्स पे अपने हैंड्स को फिराने लगता है और उसके करीब जाके कहता है, पर लैंसन, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। मैं तो हमेशा से तुम्हारा था। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मेरी किसी ऐसी हरकतों से तुम्हें लगा है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मैंने ऐसा क्या किया है लैंसन कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी लव एंड केयर में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसे तुम्हें ये महसूस हुआ कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मुझे बताओ। जब वो ऐसा कहता है, वांग जी अपने आप को उस बेड पर ढीला छोड़ देता है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता है विंग के सवालों का। हाँ, विंग ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे ये लगे कि विंग उसका नहीं है? विंग से तो हमेशा ही उसी का था। उसने वो पेपर्स देखे हैं, विंग का टेक्सचर देखा है, हर चीज़ देखा है। विंग तो हमेशा से उसका है। तो वो ये क्या कर रहा है? वो बेड पे लेट जाता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। विंग उसके ऊपर से हट जाता है और वांग जी उसे हटने देता है। वो उसे अपनी तरफ अब पुश नहीं कर रहा था। विंग उस रूम से बाहर निकल जाता है और उस रूम के गेट को लगा देता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, फिर वो उठता है। अब उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और वह कहता है, हाँ, मैं ही गलत था। आप तो मेरे पहले से ही थे, बस मैं ही आपका नहीं बन पा रहा था। मैं आपका बनना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से आपको चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये डर हो कि मैं आपको खो दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं चाहते हो उस तरह। आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार नहीं है जिस प्यार को मैं चाहता हूँ। हाँ, शायद आपको पाने का रास्ता मेरा गलत है और अब मैं ये बात समझ चुका हूँ, पर आपको मेरा ही होना पड़ेगा। आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। वैसा कहता है और बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम के बाद उसे नींद आ जाती है। विंग भी अपने दूसरे कमरे में जा चुका था। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लैंसन के साथ रह सके। विंग अपने कमरे में जाता है और अपने हेड को डाउन करके अपने दोनों हैंड को अपने हेड पर रख लेता है और वो अपने हेड को नीचे करके बहुत ही गहरी थिंकिंग में होता है। दूसरा दिन हो चुका था। विंग एंड वांग जी डिनर टेबल पे थे। उन दोनों में एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस थी। वो दोनों एक दूसरे से पहले की तरह बात नहीं कर रहे थे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मेंशन में कुछ लोग आते हैं। वो साओ सिंचैन एंड सुएंग थे। जब लैंसन साओ सिंचैन एंड सुएंग को देखता है तो सुएंग की तरफ भागते हुए जाता है, उसे जाके हक कर लेता है और कहता है, सुएंग गगा, आप आ गए। सॉरी, मैं उस दिन के बाद आपसे मिल ही नहीं पाया। जब वैसा कहता है तो सुएंग उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं,
वो सभी सोफे पे आके बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सुयंग एंड साओ सिंचन बताते हैं कि वो यहाँ पर अपनी वेडिंग में उन दोनों को इनवाइट करने आए हैं। उनकी वेडिंग अभी से 2 दिन के बाद होगी और उन दोनों को उनकी वेडिंग में आना है। जब भी लैंसनी सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। वो कहता है, सच सच आप दोनों की वेडिंग हो रही है? सुयंग मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, हाँ लैंसन, हमारी वेडिंग हो रही है एंड मुझे कुछ और भी बताना है तुम्हें। वो ये सब स्माइल करते हुए कहता है। लैंसन कहता है, और क्या बताना है? तभी सुयंग बताता है कि वो बहुत ही जल्दी उस दुनिया में एक बच्चे को लाने वाला है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। लैंसन ये सुनता है और बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी आंखें काफ़ी वाइड हो जाती है। वो जल्दी से सोफे से उतरता है और अपने घुटनों को फैला जाता है और वो सुयंग के पास चला जाता है। वहाँ जाके वो उसकी टमी को देखने लगता है, उसके टमी में हाथ फैलाने लगता है और अपने एयर्स को उसके टमी में रखने लगता है और कहता है, ओह यहाँ पर बेबी है, यहाँ पर मेरा नेफ्यू या नीस है ना सुयंग का। ये जब वो इतनी एक्साइटेड होकर पूछता है तो सुयंग भी स्माइल करते हुए अपने हाथ को में अपने सर को नोट करता है। साओ सिंचन, बोविन और विंग वांगजी की तरफ देख रहे थे। उन लोगों का वांगजी को इस तरह से चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए कभी नहीं देखा था। तभी वांगजी अपने हेड को घुमाता है और विंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, देखिए ना अंकल वी, हमारा भी बेबी एक दिन इसी तरह होगा ना, वो मेरी टमी में ग्रो करेगा ना। जब वो इस तरह से सबके सामने सेमलेसली ये बात कहता है तो सभी लोगों के फेस रेड हो जाते हैं। सभी वांगजी और विंग की तरफ देखने लगते हैं और अब सबकी नज़र सिर्फ विंग के ऊपर थी, जैसे कि लैंसन की नज़र विंग के ऊपर थी। विंग सभी की नज़रों को फील करता है, उसके एयर्स पूरे रेड हो जाते हैं। वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सेमलेस, ये क्या कह रहे हो? वो अपने हेड को घुमाता है और बोविन की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हें जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? जाओ बोविन, इसे कॉलेज छोड़ के आ जाओ। जब लैंसन उसकी तरफ देखता है तो पाउट करता है, कहता है, इसमें इतना सेमलेस जैसी फील करने की या सेमलेस कहने वाली कौन सी बात है? ये सच तो है। वो खड़ा हो जाता है अपनी जगह से और अपनी टमी के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगता है। विंग उसकी तरफ देख रहा था, उसे ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था। वांगजी अपनी टमी की तरफ सहलाते हुए कहता है, हमारा बेबी भी यहाँ ग्रो करेगा, हमारा बेबी भी इस दुनिया में आएगा, हम एक अच्छी फैमिली बनाएंगे ना अंकल। वो अपने विंग की तरफ देख के ऐसा कहता है। विंग के एयर्स अब पूरे रेड हो चुके थे, वो एयर्स अब जलने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी ये क्या बकवास कर रहा हो, वो भी इनके सामने। तभी वांगजी नोटिस करता है कि बोविन अपने गलों को खसखसा रहा है, वो खांसने लगता है और तभी वांगजी जब इसे देखता है तो वो फील करता है कि वो अभी क्या बोल रहा था और किन के सामने बोल रहा था। अब उसके भी चीक्स रेड हो चुके थे। वो उठता है और बोविन के पास जाता है और जाके कहता है, बोविन अंकल जल्दी से चलिए, हमें कॉलेज जाना है। बोविन जब ये सुनता है तो हाँ में नोट करता है और कहता है, हाँ जल्दी से वांगजी जाके अपने काउच से अपने बैग्स को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर साओ सिंचन एंड सुयंग उसे रोकते हैं और कहते हैं, वांगजी 2 दिन में ही हमारी शादी है, तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे उस पार्टी में, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अट्रैक्टिव दिखो। वो ये सब काफ़ी स्माइल करते हुए कहता है और कहता है, तुम्हें ज़रूर आना है और इस विंग को भी लेके आना। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये कभी कोई कहने वाली बात थी? तभी साओ सिंचन एंड सुयंग उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वांगजी अपने बैग्स को लेके बोविन के साथ बाहर निकलने लगता है। सभी वांगजी को छोड़ने के लिए वे पैलेस के बाहर आते हैं। तभी वांगजी जब कार के पास जाता है तो उसे कुछ याद आता है। वो वापस से घूमता है, अपनी कार को बैग को अपनी कार में रख देता है और वो विंग की तरफ भागते हुए आता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग को समझ नहीं आता है कि वांगजी को क्या हुआ, वो कार के पास जाके वापस क्यों आ गया। वो पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी वांगजी अपने पैरों पे आता है, मतलब अपनी उंगलियों पे खड़ा होता है और वो विंग को किस कर लेता है सबके सामने। वो उसके लिप पे किस करके कहता है, जाम्पू बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वो ऐसा कहते हुए स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सभी लोग अपनी नज़र अब विंग की तरफ थे और वो लोग जानना चाहते थे कि ये सब क्या हो रहा है। सभी सुयंग उसके पास आता है और कहता है, हो ब्रो, ये सब क्या हो रहा है? हम कुछ दिन तुम्हारे पास नहीं थे तो इतना कुछ हो गया। जब ऐसा कहता है तो विंग उसकी तरफ काफ़ी डार्कली देखता है और कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सुयंग ये नोटिस करता है कि जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। विंग अभी भी अपने माइंड पे, अपने सोच पे अड़ा हुआ है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है, मैंने तुमसे कहा था उसकी उम्मीदें मत बढ़ाओ, उसे उम्मीदें मत दो। विंग सुनता है और अपने हेड को करते हुए कहता है, वो बस आखिरी कोशिश ही कर रहा है। साओ सिंचन को समझ नहीं आता है और सुयंग को भी। सुयंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है, शायद उसे पता चल चुका है, सारी सच्चाई उसे मालूम है शायद, मैं बस इस शायद को ही समझ सकता हूँ। वो शायद सब कुछ जानता है, इसीलिए वो आखिरी कोशिश ही कर रहा है मुझे अपना बनाने की।
वो सुयांग को तभी सुयांग कहता है तब तक तुम्हें जल्द ही उसे सब कुछ बता के और उससे बातें करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। इस तरह से उसकी उम्मीदें और मत बढ़ाओ विंग। विंग सुनता है और नोट करता है। वो सभी अपने ऑफिस में थे। विंग अपने ऑफिस के वर्क कर रहा था और वर्क करते हुए वो अपने फ़ोन को अपने जेब से बाहर निकालता है। पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकालने के बाद वो फ़ोन में किसी का नंबर सर्च कर रहा था। उसके सामने वो नंबर था, वो अंकल चिरैन का नंबर था। वो उस नंबर पर कुछ टाइम तक दिखता है। कभी उसके थंब उसे कॉलिंग बेल पे जा रहे थे जिससे वो अंकल चिरैन को कॉल कर सकता था, और कभी वो उस कॉलिंग बेल से अपने थंब को हटा दे रहा था। बहुत टाइम तक ऐसा कर रहा था वो। तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है, कहती है सर देखिए। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। तभी वो सेक्रेटरी बताती है कि जो कंपनी के ऑनर उनसे मिलना चाहते हैं और वो हमारी कंपनी के बाहर खड़े हैं। वो यहाँ पर आए हैं आपसे मीटिंग करने के लिए। विंग ये सुनता है और वो कंफ्यूज होता है कि जो कंपनी के ऑनर उसके ऑफिस बिल्डिंग में क्यों आया है। जो कंपनी के ऑनर ये जो कंपनी माउंट के सेकंड टॉप बिजनेस कंपनीज में शामिल होते हैं। विंग काफ़ी कंफ्यूज था कि मिस्टर जू यहाँ क्या कर रहे हैं, और अगर उन्हें कोई मीटिंग करनी थी तो उन्होंने इसके बारे में पहले कुछ बताया क्यों नहीं। वो सेक्रेटरी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ उन्हें बुला लो। जब वो ऐसा कहते हैं सेक्रेटरी भागते हुए बाहर जाती है और वो विंग के कैबिन में मिस्टर जू को लेके आती है। मिस्टर जू जो कि चिचैंग के फादर थे और वो विंग से मिलने आए थे। वो विंग को देखते हैं। विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो मिस्टर जू के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। मिस्टर जू उन्हें देखते हैं और स्माइल करते हैं और आगे बढ़ के विंग का हैंड लेके हैंड को शेक करते हैं स्माइल करते हुए और विंग को हक कर लेते हैं। कहते हैं वाओ माय बॉय, तुमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं होता तुम वही लड़के हो जो 10 साल पहले मेरे सामने अपने उस छोटे से प्रोजेक्ट को लेके खड़े थे और उसके अप्रूवल के लिए मुझसे कह रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता। विंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। जब मिस्टर जू कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को देखा है और लोगों के कैरेक्टर को चेंज होते हुए देखा है। जैसे जैसे वो तरक्की करते हैं तो अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं, लेकिन तुम वैसे पहले पर्सन हो जो अभी नंबर 1 और टॉप पे होने के बाद भी तुम्हारे अंदर किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया है। तुम पहले भी इसी तरह पोलाइट थे और अभी भी इसी तरह पोलाइट हो। विंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है कि मेरा बिहेवियर मेरे पैसों के या मेरे रुतबे के हिसाब से चेंज नहीं होता है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था। मिस्टर जू देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो दोनों कुछ टाइम के लिए हंसते हैं और विंग उन्हें सीट पे बैठने के लिए कहता है। मिस्टर जू सीट पे बैठ जाते हैं और विंग और मिस्टर जू अब एक दूसरे के सामने थे। विंग पूछता है कि अगर आपको मुझसे किसी चीज़ की मीटिंग करनी थी तो आप मुझे बता सकते थे। यूँ इस तरह अचानक से मेरे ऑफिस में आने का क्या मतलब है। मिस्टर जू बताते हैं कि अगर बिजनेस रिलेटेड कोई वर्क होता तो वो अपनी सेक्रेटरी से उन्हें कॉल करवाते, लेकिन ये बिज़नेस की बात नहीं थी, ये रिश्तों की बात थी, इसीलिए वो उनके साथ सामने आए हैं। विंग को समझ नहीं आता कि मिस्टर जू क्या कहना चाहते हैं। विंग कहता है मिस्टर जू आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। मिस्टर जू कहता है कि मुझे भी घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मेरा एक इकलौता बेटा है, तुम तो उसे जानते हो। विंग देखता है और नोट करता है। उसे पता है कि जुचैंग मिस्टर जू का ही बेटा है। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी जुचैंग के फादर कहते हैं कि वो मेरा हायर है और जो कंपनी का होने वाला नेक्स्ट CEO है वो, और मैं आज उसका रिश्ता आपके नेफ्यू के लिए लेके आया हूँ। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था अपने बेटे के भी बदले हुए बिहेवियर को। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो आपके नेफ्यू को पसंद करता है और वो आपको नेफ्यू को अपना बनाना चाहता है। इसीलिए मैं सीधे सीधे आपसे बात करने आ गया। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों का हम रिश्ता तय कर दें और इन फ्यूचर उन दोनों की वेडिंग कर दी जाए। जब वो विंग से ऐसा कहता है तो विंग की मुठ्ठियाँ टाइट हो चुकी थी, उसके जबड़े बिक चुके थे और वो मिस्टर जू को बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। मिस्टर जू को समझ नहीं आता है कि क्या बात है। विंग अपने गुस्से को थोड़ा शांत करता है और पूछता है कि और क्या कहा है आपके बेटे ने। तभी मिस्टर जू बताते हैं कि मेरा बेटा वांगजी को कई बार प्रपोज कर चुका है, लेकिन वांगजी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आजकल के दौर में भी ऐसी ओमेगास होती हैं जो इतनी अच्छे संस्कारों में पली बड़ी होती हैं। जब मुझे पता चला कि वो आपका नेव्यू है तो मैं समझ गया कि वो आपके संस्कारों के जैसा ही होगा, जिससे आपने उसे अच्छे संस्कार दिए होंगे। मुझे पता चला कि उसके मदर एंड फादर नहीं हैं, एंड इसीलिए मुझे ये भी पता चला कि आप ही उनके गार्जियन हैं। तो मैं आपके पास ही उसका रिश्ता लेके आ गया। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वो स्माइल करते हुए ये सब कह रहे थे। विंग अपने गुस्से को शांत करता है और थोड़ी लंबी लंबी सांस लेता है। वो कहता है विंग
कि लैनज़ेन मेरा नेफ्यू है एंड लैनज़ेन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। हाँ, मैं उसका गार्जियन हूँ, पर वेडिंग ये किसी को डेट करने जैसा फ़ैसला ये वांगजी का खुद का होगा। मैं उसे किसी तरह से फ़ोर्स नहीं करना चाहता हूँ। एंड रही बात वांगजी का, तो वांगजी अभी पढ़ रहा है और अभी वो अपनी स्टडी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उसकी वेडिंग का या उसके फ्यूचर में किसी भी अल्फ़ा को लाने का सही वक्त है। मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर जो सुनते हैं और बोलते हैं, हाँ मैंने कब कहा कि उसे फ़ोर्स करना है। सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ क्योंकि हम उसके बड़े हैं। अगर बच्चे सही फ़ैसला नहीं ले तो हम बड़ों को ही उनके मसलों को समझना चाहिए और उनको फ़ैसला लेने में हेल्प करनी चाहिए। विंग अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन वो मिस्टर जू को कुछ भी नहीं कहता है। वो मिस्टर जू से कहता है कि इन फ्यूचर मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा जब वांगजी किसी से वेडिंग करना चाहेगा। फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तभी मिस्टर जू अपनी जगह से खड़े होते हैं और विंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, हाँ आप इस बारे में अच्छे से सोचिएगा। ऐसे भी अभी फ्यूचर पड़ी हुई है और जो चैन भी यही है और वांगजी भी वही है। इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि जो चैंग वांगजी के लिए अच्छा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो स्माइल करके ऐसा कहते हैं और विंग के साथ हैंड शेक करते हैं। विंग भी उनके साथ पोलाइटली बिहेव करता है। जो चैंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं और विंग अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर वांगजी जो कि अपने कॉलेज में था, कॉलेज में वांगजी न्यूशांग के साथ बैठा हुआ था और बहुत खोया खोया दिखाई दे रहा था। न्यूशांग उससे टीज़ करते हुए पूछता है, तो मुझे बताओ तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा है? तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम्हें अभी तक अंकल वी ने मार्क नहीं किया। क्या तुम अच्छे तरह से वर्क नहीं कर रहे हो? वांगजी उसकी तरफ देखता है और एक पाउट बनाता है और कहता है, मैं उस मिशन को छोड़ने का सोच रहा हूँ। निहुशन को समझ नहीं आता है। वो कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम ऐसे कैसे उस मिशन को छोड़ सकते हो? तुम्हें अपने अंकल को पाना है कि नहीं पाना है? तभी वांगजी कहता है, हाँ मैं उनको पाना चाहता हूँ और उनको चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी भी गलत तरीके से उसे नहीं पाना चाहता हूँ। अब ये अंकल अगर मेरे होंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आएंगे और मुझे माफ़ करेंगे। मैं उन्हें किसी तरह से सड्यूस या फिर किसी तरह से फोर्स नहीं करने वाला हूँ। न्यूशान ये सुनता है और अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे मुझे नहीं पता था। वांगजी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करता है और न्यूशान की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब है? न्यूशान बोलता है, मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। वांगजी उसे पूरी बात बता देता है। न्यूशन बोलता है, ये सब बस अल्फाज के साजिश होते हैं। वो अपनी बातों में तुम्हें फंसाना चाहता है। तभी वांगजी कहता है, वो मेरे अंकल है, तुम इस तरह से उनके बारे में कैसे बातें कर सकते हो? तभी न्यूशन कहता है, वो एक अल्फा है और मैं अल्फा की फितरतों को जानता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। वांगजी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और न्यूशान की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। न्यूशान उसे कच्चा कहता है। तभी वांगजी कहता है, नहीं मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने कहा ना कि मैं इस तरह के किसी भी कदम को नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ किसी की मर्जी के खिलाफ अगर कुछ भी कराया जाए तो वो उसका असर उसकी लाइफ में हमेशा रहता है और मैं किसी भी तरह से विंग को फोर्स करके अपनी लाइफ में एक दाग नहीं चाहता हूँ। न्यूशान सुनता है, कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। वो पूछता है, तब तो हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ेगा। वांगजी कहता है, हाँ कोई और तरीका सोचते हैं। न्यूशान उससे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है? वांगजी उसे बताता है कि अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा है, बस सुयांग एंड साओ सिनचैन की वेडिंग होने वाली है 2 दिनों के बाद। तभी न्यूशन उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, कहता है, क्या तुम्हारे पास वो वेडिंग का इनविटेशन है? और मेरे पास भी है और जिचैंग के पास भी है। मतलब यहाँ जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं उन सभी के पास उनके वेडिंग के कार्ड गए होंगे और सभी उस वेडिंग में आएंगे। तभी वांगजी सुनता है और नोट करता है कि हाँ ऑफ कोर्स वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनकी वेडिंग में तो सभी लोग आएंगे ही। तभी न्यूशन को सोचता है और एक डेवल स्माइल करता है और कहता है, वांगजी मेरे पास कुछ खास आइडिया है जिससे तुम्हारे अंकल वी के अंदर जितने भी जज्बात हैं 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे। वांगजी सुनता है और उसकी तरफ देखता है और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। बोला, कैसे? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तभी न्यूशन कहता है, बस तुम मुझे फॉलो करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा मिशन सजेशन काम नहीं कर रहा है और तुम इसे छोड़ रहे हो तो कुछ नया ट्राई करो। मिशन विंग को जेलस करने का, मिशन अपने अंकल को जेलसी में पागल करने का। वांगजी सुनता है और कहता है कि अंकल भी वो क्यों जेलस होंगे? मैंने उन्हें कभी जेलस होते हुए नहीं देखा। तभी निशान कहता है, अगर वो तुम्हें चाहते हैं और तुमसे प्यार करते हैं और वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव हैं तो ज़रूर वो चलेंगे, क्योंकि अल्फाज जलन वाले होते हैं। वो किसी भी ओमेगा
मतलब अपनी ओमेगा को किसी भी दूसरे अल्फ़ा के साथ नहीं देख सकते हैं। वांग जी सुनता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी दूसरे अल्फ़ा के पास जाऊँ सिर्फ़ और सिर्फ अंकल वे को जलाने के लिए? न्यूशन कहता है, एग्जैक्टली तुम यही करोगे। वांग जी कहता है, मैं किसी भी तरह से इन सभी बातों को नहीं मानने वाला और मैं ऐसे कदमों को नहीं उठाने वाला हूँ। तभी न्यूशन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। ना तुम मिशन सेडक्शन यूज़ करने वाले हो और ना ही मिशन जेलसी, तो तुम किस तरह से उन्हें पाने वाले हो। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और न्यूशन का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, नहीं मुझे मुझे ये सही लगता है, ये रास्ता सही है, तुम मैं करने को तैयार हो, मुझे क्या करना पड़ेगा। न्यूशन कुछ देर देखता है और स्माइल करता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। यहाँ पर वांग जी अब घर आ चुका था और वो विंग के इंतज़ार कर रहा था। विंग यूजुअली अपने टाइम पे घर वापस आ जाता है। वांग जी जाता है और विंग को हक करता है और उसके चिक्स पे किस करता है लाइट सा। विंग ये देख के खुश था कि वांग जी अब उसे लिप पे किस नहीं कर रहा है और वांग जी अब शायद थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। पर इससे विंग को पता नहीं क्यों अपने माइंड में एक अलग सी पेन महसूस हो रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि वांग जी ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। विंग अपनी बातों को समझ नहीं पाता है। वो वांग जी के साथ मेंशन में जाता है और वो लोग अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। आज फिर से वांग जी अपने रूम में था और विंग उस रूम में उसे ज्वाइन करने नहीं आता है, वो किसी दूसरे रूम में जा चुका था। वांग जी सोचता है कि मेरे एक गलत कदम की वजह से पहले अंकल वे बेड से सोफे पे गए, अब सोफे से सीधा रूम के बाहर। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। उसे याद आता है कि न्यूशान ने उसे कहा था कि विंग को रट मिलाने की कोई मेडिसिन दे दे और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले, उसके बाद उसका विंग उसका हो जाएगा और वो उसे माफ़ कर लेगा और वो उसे कभी उससे दूर नहीं होने देगा। लेकिन वांग जी को ये आइडिया बहुत ही बेकार लगा था, इसीलिए उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। अब उसने सोच लिया था अगर अंकल वे आएंगे उसके पास और कभी भी उसे टच करेंगे तो पहला इनिशिएटिव अब उसके अंकल वे ही लेंगे। अब वो पहला इनिशिएटिव नहीं लेगा। उसने पहला इनिशिएटिव कई बार लिया है और उसने देख लिया है कि वो इसके लिए सही नहीं है। ओके एवरीवन, इस पार्ट को यही रखते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके बाय, थैंक यू।